अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आप सबको खुश आमदीद। सुबह की सोच में हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं और जिस तरह से हम जोश और वलवले के साथ आपके साथ मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी भी सुबह ऐसी ही होगी और आप भी हमारे सामने ऐसे ही होंगे। तो जी हसनैन, क्या खबरें हैं? खबरें ये है कि 2025 का आगाज़ हो चुका था कल और आज क्योंकि मैंने कहा कि ऐसी मुनफरिद खबर आपको दी जाए जिससे आप खुश हों, सुनने वाले खुश हों। देखिए, हमारी जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं, इस वक्त हम सारे सोच रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम ही बन रहा है इंटरनेशनल मयार के मुताबिक, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे विजुअल्स हैं ग्राउंड के हवाले से कि पाकिस्तान में एक और ग्राउंड इंटरनेशनल मयार के मुताबिक तैयार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर की, जहाँ पे उस ग्राउंड को तैयार तो कर लिया गया था लेकिन उस ग्राउंड के अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही थी। थैंक्स टू पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने कल वहाँ पे उस ग्राउंड को आबाद किया। वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के टैलेंट एंड प्रोग्राम हुए और उस ग्राउंड के जो मनाजिर हैं, आप उसकी एरियल पिक्चर्स देखें, उस ग्राउंड की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली अगर उसका आर्किटेक्ट देखें तो एक बड़ा मुनफरिद आर्किटेक्ट हमें नज़र आता है। हाँ, ग्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस ग्राउंड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब पेशावर वालों ने तो ग्राउंड आबाद भी कर दिया, बना भी दिया और अपने टैलेंट एंड प्रोग्राम का आगाज़ भी पेशावर से किया। इट्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उस ग्राउंड में भी आपने पेशावर के 1 से 2 या 3 मैचेस पीएसएल के करवाने। ऑल दो वहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं है गजल, लेकिन फ्लड लाइट्स ना होने की वजह से आप दिन में मैचेस करवाइए और ताकि एक और ग्राउंड, एक और वेन्यू आपका आबाद हो जाए। और ये जो हसनैन आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, अच्छी खबर, इसके विजुअल्स अभी आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। 2024 से तो हम निकल आए हैं, लेकिन आपको पता है कि सर्वे वगैरह एंड में होते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं वो अब हमें 2025 में आपको बतानी पड़ेगी। और ये सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहता है। तो मैं आप साथ बात जो कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ साल 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह थी उसमें इजाफा हुआ था, क्योंकि जो सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट हुई वो हमारे सामने आई और उसमें बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह थी वो 25.3% रही। अगर 2023 की बात करें तो उसके मुकाबले में जो है वो 7% ज़्यादा थी, यानी कि 7% हमने उसमें ज़्यादा इजाफा देखा है। तो और सिर्फ एक साल में 1,30,00,000 अफराद मजीद गुर्बत की लपेट में आ गए हैं और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि माली साल 2019 में गुर्बत की जो शरह थी वो 21.9% थी, जो कोविड-19 के दौरान बढ़कर 24.6% हो गई थी। और कोविड-19 की जो वबा थी उसके बाद 2 साल तक बहाली के असरात भी देखे गए और जो गुर्बत की शरह थी वो 2022 में 17.1% तक गिर गई। लेकिन 2023 में तबाहकुन सैलाब भी था, माशी बहरान भी था, फिर महंगाई की बुलंद शरह भी थी। इस वजह से जो गुर्बत थी वो उसी तरह हमें ज्यादा देखने में मिली है। बिल्कुल ऐसे है, जिस तरह आपने कहा कि माशी बुरान भी था, सैलाब भी था, तबाहकारियाँ भी थी, उसमें स्मोक भी था, उसमें धरने भी थे, उसमें भी आने वाले दिनों में आपको फॉग भी नजर आएगी। सो हम साल के 12 महीनों में मसाइल के साथ लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे नुकसान होता है गरीब आदमी का। गरीब आदमी का चूल्हा जो चल रहा होता है वो बुझ जाता है इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ की वजह से। सो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि किस तरह से ये जो डिज़ास्टर सिचुएशन बनती है इसको कंट्रोल किया जाए और अपनी जो इकोनॉमी है उसको मुस्तहकम और किया अभी जाए। जो 2025 की जो जिस दिन 2025 था, मतलब कल, तो उस टाइम हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, 5 साला जो प्रोग्राम था, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो हमारी जो मईशत है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको एस्टिमेट बताया कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो 2024 में बिलो द पॉवर्टी लाइन, खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और अब दावा तो ये किया जा रहा है कि इससे जो है बहुत सी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बेहतर हो जाएगा, मौके भी मिलेंगे, लेकिन लेट्स सी, 5 साल का प्रोग्राम है शायद। बिल्कुल ऐसी है और मईशत स्टेबल हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपर क्लास के लिए हो रही है, जो हुक्मरान तबका है उसके लिए तो स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, वो अब आज़ादी से यहाँ पे घूमते भी हैं, हम पे हुक्मरानी भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गरीब का चूल्हा है वो नहीं जल रहा है और उस हवाले से कौन इक़दाम करेगा, डेट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, अब 2024 की आपने बात की तो 2025 में कल बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भी बढ़ा है और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों में भी इजाफा हुआ, क्योंकि उनको पता था कि 2025 में ये खुशियाँ मना रहे होंगे। रात को किसी ने टाइम स्क्वायर देखना है, किसी ने सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है, सो पीछे से कार्रवाई कर लेते हैं। पेट्रोल के साथ साथ एक और चीज़ महंगी हुई है, वो है कौमी शाहराहों पर जो मोटरवेज की बात करूं, वहाँ पे टोल टैक्सेस में इजाफा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने 5 जनवरी 2025 से कौमी शाहराहों और मोटरवेज के लिए टोल टैक्सेस में इजाफे का ऐलान कर दिया है। अब ये इजाफा कितना हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। M1
जो कि इस्लामाबाद से पेशावर जाती है, वहां पे कारों के टोल टैक्स पहले था 460 रुपए, उसको बढ़ा के 500 रुपए कर अच्छा। दिया गया। अगर M3 की बात की जाए, जो लाहौर ता अब्दुल हकीम है, उसका टोल 650 रुपए था, बढ़ा के 700 रुपए कर दिया गया। M4 मोटरवे पिंडी बट्टियां तो फैसलाबाद और मुल्तान की बात की जाए तो टोल ऑलरेडी ज्यादा था, 850 रुपए था, उसको बढ़ा के 950 रुपए कर दिया गया है। M5 मोटरवे की बात की जाए, जो कि मुल्तान तक सक्कर है, कारों के लिए टोल अब 1100 रुपया बढ़ा दिया गया है। ये इजाफी कौमी शाहराहों पर मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों के लिए भी होगा, जिसमें कारों के हवाले से बात होती है, वैगन्स के हवाले से बात होती है, बसेस का अलग से टोल टैक्स होगा। सो ये और अगर कोई ट्रक वगैरह हैं, इस तरह के उनके टोल टैक्सेस में अलग से ही इजाफा हुआ है। सो कल बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई जो कि हम नए साल के जश्न में भूल गए। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू रिकॉन्सिडर दीज टाइप ऑफ टैक्सेस, क्योंकि आप देखें जिस तरह से पहली वाली रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, बस मैंने आपको ये बताया, कल एक शॉर्ट भी चल रहा था शहरियों का यहीं पर कि वो कह रहे थे कि अगर कीमतें बढ़ानी ही थी पेट्रोल की भी या फिर डीजल की तो बाद में बढ़ा देते। पहले दिन की खुशी जो थी 2025 की, अब पहले दिन आपने बढ़ाई यानी कि पूरा साल बढ़ती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे दे कि इस तरह की टैक्सेस नहीं होने चाहिए, है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा देखना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं एक और स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर इज्तिमाई शादियों की फलाही स्कीम का मंसूबा बनाया गया है। फाइनली अगर हम ये कहें कि अब खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसने अपना ध्यान शिफ्ट कर लिया है थोड़े से वेलफेयर प्रोग्राम्स की जगह, तो ये ज्यादा इस्लामाबाद से उन्होंने अपना ध्यान पेशावर में शिफ्ट कर लिया। और वेलफेयर प्रोग्राम्स अब जिस तरह से वो स्टार्ट कर रहे हैं ये काफी खुश आइंदे। तो हमने सोचा आपके साथ हमेशा से थोड़ी सी इस तरह की खबरें शेयर करते हैं जो धरने से रिलेटेड होती हैं। अब जो अच्छा इकदाम है तो उसको भी शेयर कर लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली तौर पर कमजोर जो दुल्हने हैं उनके लिए इज्तिमाई शादियों में 2 लाख रुपए के इमदादी ग्रांट्स फराहम करने का ऐलान किया और ये स्कीम 4000 से ज़्यादा खवातीन की मदद भी करेगी। और जिसका जो मेन मोटिव है, जिसका मकसद वो ये है कि शादी के अखराजात के बोझ को कम करना है। चीफ मिनिस्टर जो है जी अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी सरबराही में मुनक़िदा इजलास में इस मंसूबे के अलावा यतीम बच्चों के लिए 5000 रुपये माहाना वजीफे का यतीम कार्ड स्कीम का भी ऐलान किया गया है कि अब ये कार्ड भी शुरू कर दिया जाएगा। और दीगर इकदाम भी हैं जिनमें मुख्तलिफ मंसूबे होंगे। पनागाहें जो माजूर तलबा है उनके लिए व्हील चेयर्स और जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए भी तफरी सहूलियात के हामिल ओल्ड एज होम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड। केपी गवर्नमेंट फाइनली अच्छे इकदाम भी कर रही है। 2 लाख रुपए नए नवेली दुल्हनों को मिलेगा। इसके अलावा शादी की स्कीम है, फिर पनागाहों के हवाले से काम हो रहा है। और देखिए केपी ने जब अपना फोकस थोड़ा सा केपी की तरफ शिफ्ट किया है तो हमने भी सराहा और कुरम के हालात भी आपके सामने के वहाँ पे भी जिरगा हो चुका है, अमन कमेटी बैठ चुकी है और तमाम तर मामलात को तय कर दिया गया। बहुत ही जल्द हमें खबर मिलेगी कि वहाँ पे अमन बहाल हो चुका है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ 2024 की बात की जाए या फिर 2000 की बात की जाए, पाकिस्तान का सबसे जो फेवरेट काम है पाकिस्तानियों का वो क्या है? वो घूमना फिरना, बाहर जाना, घूमना फिरना या फिर फैमिली के साथ इमिग्रेशन करवाना, बाहर जाना। और इसमें जो मशहूर डेस्टिनेशंस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है और पूरे का पूरा यूरोप आ जाता है। आज हम बात करेंगे यूरोप के हवाले से। पाकिस्तान के लिए जो शेंजन वीज़ा है इटली के लिए, उसमें पाकिस्तानियों के लिए कितनी रकम अदा करेंगे और वो शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इटली की खूबसूरती के हवाले से बात की जाए वो तो आपके सामने है। तारीखी मकामात और मज़ेदार खानों की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए एक पसंदीदा मरकज़ है। पाकिस्तानियों के लिए इटली के सफ़र का पहला कदम है शेंजन वीज़ा हासिल करना। और पाकिस्तानी ना वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे सैर और सियाहत के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर का होता ये है कि हमने यूरोप जाना है, किसी तरह से वहाँ पे इस्टेब्लिश होना है। सो पहला कदम उनका शेंजन वीज़ा हासिल करना होता है, जो उन्हें इटली के साथ दीगर शेंजन ममालिक जो कि यूरोप में मौजूद हैं, उसमें इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, हंगरी हो गया, यू नेम इट, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे जाके सेटल हों। सो वहाँ पे जाने की इजाज़त भी ये वीज़ा देता है। इसके अखराजात के हवाले से बात करूँ तो आगे आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे वीज़ा की कैटेगरीज हैं। एक तो मुख्तसर मुद्दत का वीज़ा है, टाइप सी वीज़ा, उसमें आपको 90 यूरो दरकार हैं, ये पाकिस्तानी 27,450 रुपये बनते हैं। फिर बच्चों के लिए 6 से 12 साल की उम्र के लिए जो फीस है वो है 45 यूरो, मतलब कि 13,730 रुपये। और टाइप डी वीज़ा जो कि तवील मुद्दती वीज़ा है, उसकी फ़ीस है
35,380 यानी कि 116 यूरो। अच्छा, ये तो बहुत ही कम फीसेज हैं। हाँ, मतलब कहने को तो exactly. मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे जा सकते हैं, लेकिन वीजे के लिए आपका माली इस्तेहकाम होना बहुत जरूरी है। Exactly. जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की तमाम तर चीजें, आप क्यों जा रहे दस्तावेज़ात हैं, होना क्या जरूरी वजह है, और इवन अगर आप इटली जा रहे हैं, वहां पे आपने होटल वगैरह बुक करवाएं और वो अगर आपका पासपोर्ट देखेंगे तो आपको कहेंगे आप तो कभी पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं, तो आपको कहां से दिल आ गया इटली जाने का। तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है कि आप exactly. 4, 5, 6 ममालिक में घूमे हों। इस वजह से आपको फिर इटली का वीजा भी मिल जाएगा और साथ साथ यूरोप भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की थी ना कि जो हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं इटली में, इसके साथ साथ वहाँ की जो ब्यूटी है, फिर माउथ वाटरिंग जो उनका कुजीन है, खाने पीने हैं, वो तमाम विजिटर्स को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड के वहाँ पर जाएं। पाकिस्तानियों को एक ही चीज अट्रैक्ट करती है, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और बांग्लादेशियों को, कि वहां पे जाएं, सेटल हो जाएं, छोड़े खाबे शाबे खुद बना लेंगे। क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हैं अपने ममालिक के, तो इंसान फिर कितना रोना रोए। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएं कि एक वैसे तो आपने बहुत सी परवाज़ों के हवाले से सुना होगा, लेकिन कैथे पैसिफिक परवाज़ वक्त के धारे को मात दे गई है। उसने क्या किया है जी कि मुसाफिर 2025 से दोबारा से 2024 में पहुंच गए। ये कैसे हुआ? रिवर्स हो गए। हाँ, रिवर्स हुए। हम सब लोग तो 2024 से 25 में पहुंच जाए, ये 24 से 25 में पहुंच गए। 25 से 24 में, लेकिन ये गए कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। कैथी पैसिफिक की परवाज़ नंबर 880 एक अजीबोगरीब वाक़े का मरकज़ बन गई, जब ये 2025 में हांगकांग से रवाना होकर 2024 में लॉस एंजलिस पहुंच गई। और ये परवाज़ 1 जनवरी 2025 को हांगकांग के नए साल की तकरीबात की कुछ ही देर बाद रवाना हुई। अपने सफ़र के दौरान तैयारा नो टाइम जोन्स अबूर करते हुए बैनुल-अक़वामी डेट लाइन के उसको ने पार कर लिया, जिसके नतीजे में ये वक्त में जो है वापस चला गया। ज़ाहिर है थोड़ा सा कुछ घंटों का फ़र्क था। वहाँ से अगर देखें तो वहाँ पर पहले 2024 की खुशियाँ मनाई गई, फिर पहले 2025 की मनाई गई, फिर 2024 की मनाई गई, क्योंकि वहाँ पर टाइम पीछे था। 14 घंटों के करीब फ़ज़ाई सफ़र के बाद ये तैयारा 31 दिसंबर 2024 की रात तकरीबन 10 बजे लॉस एंजलिस पहुंचा। और इस अनोखे वाक़े का सबब वो जोग्राफियाई हकीकत है जो बहरुल काहिल के ऊपर बैनुल-अक़वामी डेट लाइन के पार सफ़र करने पर पेश आती है। तो ये सारी सूरत हाल हुई है कि लोगों ने डबल खुशियाँ मनाई हैं। बिल्कुल ऐसे डबल मजे हुए। एक जगह पे आपने 2025 के मजे लिए, फिर एकदम से आपने 2025 से कहा नहीं हम 2024 देख लेते हैं, और जो ही आप 2024 में पहुंचे तो फिर चंद ही घंटों के बाद लॉस एंजलिस में भी तकरीबात हुई होंगी, तो उन्होंने दो मजे किए। जिस तरह गजल ने कहा, एक टिकट पे 2 मजे, पहले हांगकांग में मजे और फिर उसके बाद लॉस एंजलिस अमेरिका में मजे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं मस्जिद नबवी की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल की गज़ल जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों, इंडोनेशियंस हों, मलेशियंस हों, जो भी मुसलमान होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इन इलाकों की ज़ियारत करे। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया की जानिब से आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में 2,87,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की। मजमूई तौर पर इस्लामी साल की पहली सहमाई में दुनिया भर से 14,86,000 ज़ायरीन ने इस मुकद्दस मुकाम का रुख किया। इंडोनेशिया पहले नंबर पर रहा जो कि 4,49,696 ज़ायरीन के साथ सैर फरिश्त है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है जहां से 2 लाख के करीब ज़ायरीन गए, और भारत 1,69,052 और इराक 1,22,557 और बांग्लादेश 76,940 ज़ायरीन के साथ बिलतरतीब तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहा। और हमारी दुआ ये है कि हमारे सुनने वाले जितने भी लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो उम्रा करने के लिए जाएं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें, मस्जिद अल अहराम में जाएं, उनके लिए हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि आप भी जाएं, हमारे सुनने वाले, और हमारी भी अगर ख्वाहिश है तो अल्लाह हमें लेके जाए इंशाल्लाह। और आमीन। आई एम सो डिलाइटेड टू हियर दिस, जिस तरह से आपने ये न्यूज़ पढ़ी है कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वहाँ पर गए हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने वाली वो बहुत ज़बरदस्त है, यूट्यूब से रिलेटेड है, और सब लोग जो है वो इस तरह की खबर सुनना पसंद भी करते हैं। खबर ये है कि यूट्यूब 2024 में दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर और नाज़रीन का सबसे बड़ा मरकज बनी रही है। दुनिया डिजिटल हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। और YouTube 2024 में 2.5 अरब से ज़ायद महाना फ़ाल सारफीन के साथ दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स और नाज़रीन का सबसे बड़ा मरकज़। और ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ वीडियो शेयरिंग के लिए फेमस है, बल्कि कंटेंट क्रिएटर को अपनी कम्युनिटीज़ बनाने, फिर इसके साथ साथ नॉलेज को शेयर करने, फिर आमदनी कमाने के मौके फराहम करता है। 2017 की बात करें तो 2017 के बाद से यूट्यूब ने डिजिटल दुनिया में एक गेम चेंजर के तौर पर काम किया, नो डाउट। और जो सकाफ़तों को जोड़ने और
तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने का एक अहम जरिया भी बन चुका है। आज बहुत से कंटेंट क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म को अपनी डिजिटल रिहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो थोड़ा सा वर्थलेस कंटेंट शेयर करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दुनिया है, जिस तरह दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी Exactly. हैं, जुर्म करने वाले भी हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ने वाले भी हैं। हाँ। इसी तरह से यूट्यूब भी एक दुनिया है, फेसबुक भी एक दुनिया है। आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, आपको बुरा कंटेंट भी मिलेगा, आपको अच्छे क्रिएटर भी मिलेंगे और आपको बुरे क्रिएटर भी मिलेंगे, लेकिन जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। दैट इज गुड। और पाकिस्तान में भी इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़वातीन नौज़ात, हमारी शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट यहीं पे इख्तिताम था। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके लिए चलेंगे कराची। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको लिए चलते हैं कराची, क्योंकि कराची में तेज़ रफ्तार गाड़ी के टक्कर से बहुत से हादसा जो है वो पेश आए हैं। और इस रिलेटेड आपको बताएं कि DIG असफर मेसार के बेटे अशर असफर मेसार पर नशे में होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और गाड़ी की टक्कर से खातून भी बहुत ज़्यादा शदीद, मतलब आप कहें कि वो ज़ख्मी हो गई हैं। और वाक़े के बाद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है। इस तरह का वाक़या पेश आया है। इसके साथ साथ अशर उनके साथ मौजूद DIG के भतीजे और 2 पुलिस एहलकार हिरासत में भी ले लिए गए हैं। तो इस वाक़े से मुतालिक अब हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इसरार मुगीरी। इसरार, बताइएगा इन्हीं शाहिदीन की तरफ से क्या कुछ देखने को मिला और ये जो अशर असफर हैं इनके हवाले से बताइएगा कि क्या ये वाकई नशे में धुत थे और उसी नशे में धुत होके इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया? हाँ जी बिल्कुल, ये कराची गार्डन के इलाके में सिंध पुलिस के ये सीनियर अफसर हैं DIG असफर महेसर, जो कुछ अर्सा कबल ही काफी अरसा कराची की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है वो DIG थे और उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया दीगर शोबाजात में और DIG की पोस्ट पर ही हैं। और उनके बेटे की गाड़ी की टक्कर से खातून जख्मी हुई। ये डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस का इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया और खातून जो है वो राहगीर इस पर जख्मी हुई, जबकि लोगों के हुजूम ने जब इनके जो अशर हैं, इनके बेटे असफर महेसर के DIG के, उनको जब रोका गया तो उनकी जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई और उसके बाद लोगों की जानिब से जब इनकी वीडियोस बनाई गई तो उनकी लोगों के साथ भी हाथापाई हुई। और उसके बाद मुबैना तौर पर ये किसी नशे में थे और इनके साथ एक और कम उम्र नौजवान लड़के थे और ये दोनों जो जिस गाड़ी में सवार थे डबल केबिन में, वो पुलिस नंबर प्लेट है उस पर लगी हुई और उसके साथ साथ गाड़ी पर जो है पुलिस की लाइटें भी लगी हुई है। इसके बाद खातून को जो है वो करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए, जबकि पुलिस की जानिब से जो इलाका पुलिस है थाने की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि खातून की जानिब से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं की गई जिसके बिना पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। और इससे कबल भी अच्छा इसरार, ये बताएं कि जिस खातून से रिलेटेड आप बता रहे हैं उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है और क्या उनके जो खानदान के लोग हैं उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है? अजी खातून जो है वो ज़ीर इलाज है, लेकिन इस वक्त उनकी जानिब से कोई भी कानूनी कार्रवाई की जो है वो दरखास्त नहीं दी गई है और ना ही वो कानूनी कार्रवाई इस वक्त कोई करना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है बासर जब लोग सामने हों तो कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से डरता है। लोग कराची में वैसे ही थाने में जाने से कतराते हैं। तो एक तो पुलिस के आला अफसर हों, फिर उनके बेटे हों, उनके खिलाफ एक आम इंसान थाने में जाके कैसे पर्चा दे सकता है? तो ये उसी का तसलसल ऐसा लग रहा है कि है उस डर का कि वो खातून जो है या उनके खानदान या अहले खाना जो है वो नहीं जाना चाहते अस्पताल में और सुलह की तरफ ही बात चली गई होगी। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो इनके जो बेटे अशर है, इनसे पहले भी कबल भी इनके जो वालिद असफर महेसर DIG ईस्ट थे, तो उसके बाद कराची के मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं, गुलबर्ग और दीगर इलाका जात में भी इनके लिए जो है वो शिकायतें आती रही और उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उससे कबल भी ये ऐसे वाकयात जो है उनमें ये नजर आते रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए, लोगों की शिकायतों के जरिए इनकी चीजें जो है वो इनके बेटे की मंजर आम पर आती है। अब देखते हैं कि इसके हवाले से अब आगे क्या पेशरफ्त होती है। थैंक यू सो मच। इसरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद थे और ये जो वाक़या इस रिलेटेड जो है हमें पूरी डिटेल्स के साथ बता रहे थे कि जब बासर अफराद सामने हो तो हर कोई जो है वह कानूनी कार्रवाई करने से डरता भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि भारत की जो साजिशें हैं वो बेनकाब होना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के बहुत सारे गिनौने वाकयात हैं जिसमें भारत इन्वॉल्व होता है और ये अब हम नहीं कह रहे बल्कि अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और बरतानवी अखबार गार्डियन ने हालिया रिपोर्ट्स में इसका अपनी इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, कनाडा और दीगर
मगरबी ममालिक में भी खुफिया कत्ल की मुहिम चला रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने उजरती कातलों और अफगानी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें मौलाना शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज जैसे अहम अफराद शामिल थे। जी हाँ, तो इसी सूरत हाल पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया ब्रिगेडियर वकार साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत, अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत जो है वो खित्ते में अमन नहीं चाहता। जिस तरह से वो टारगेट किलिंग कर रहा है, आलमी अमन को शदीद खतरा है। जी बिल्कुल, इसमें जो है इसको ट्रांसनेशनल डिप्रेशन बोलते हैं इंटरनेशनल टर्म्स में, बिकॉज आप अपने मुल्क से बाहर निकल के अभी आप दहशतगर्दों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये भारत के अंदर ज्यादा हुआ जब से आई थिंक आरएसएस की गवर्नमेंट आई है। इसमें थोड़ा मैं एक्सपेंड करूंगा कि जो जितने भी डिसिडेंट एलिमेंट्स थे इंडिया के अंदर उनको टारगेट करके मारा गया, और उसमें इनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सनातन संस्था वो इस्तेमाल हुई। और इसमें गौरी लंकेश थी, प्रोफेसर टबुलकर थे, प्रोफेसर कुलबुर्गी और पंसारे। अच्छा, ये चूंकि इसके बाद इन्होंने अपना मीडिया को कवर कर लिया, फिर ये आई थिंक बाहर मूव किया। पाकिस्तान के साथ तो ये पहले भी करते रहे, आई थिंक दो दहाइयों से हो रहा है। इस पे कुलभूषण का केस भी है जो पूरी टेरर नेटवर्क चला रहा था, और पाकिस्तान इसमें शोर करता रहा। लेकिन आई थिंक अभी वेस्ट के साथ जब हुआ, इसमें आपको पता होगा कनाडा में एक मर्डर हुआ जो है हरदीप सिंह निजार का, फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट करने की कोशिश की गई अमेरिका में, और यूके में एक हुआ था अवतार सिंह ठंडा, और ये सारे सिख रहनुमा थे। इसका मर्डर हुआ ऋषि सुनक के टाइम पे, तो वो खामोश हो गए थे। फिर आई थिंक जाके आंखें खुली हैं वेस्ट की कि भारत जो है अभी अपनी औकात से निकल कर और अभी उनके शहरों को निशाना बना रहा है। तो दैट्स व्हाई अभी मीडिया में भी और पब्लिकली भी भारत को कंडेम किया जा रहा है। और ये मुझे बताइएगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट है ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे हवाले से तो वो शिकायत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से, गार्डियन जैसे अखबारात की जानिब से भारत के जो ये मजमूम मकासद हैं इनके हवाले से उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। जी, इसमें अगर देखा जाए तो जब वैसे एजेंसियां तो करती रहती हैं, लाइक वसाहत करती रही है, लेकिन पब्लिकली जो है मिनिस्ट्री सामने नहीं आती। अभी स्पेशली अगर कनाडा का केस देखें उसमें, और फिर यूएस में, तो आई थिंक चूंकि इस पे 5 आई से बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, और इसमें रॉ के ऑफिसर को बाकायदा चार्ज किया गया है, और उसमें अगर आप देखें तो 3 मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिकॉज अगर आपकी एम्बेसीज को हेल्प कर रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, और ये प्रूफ है कि कनाडा में और अमेरिका में उन्होंने किया कि इनके एम्बेसी ऑफिसर्स ट्रैक कर रहे थे। फिर इनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस है अजीत डोवल का, वो भी एक सीनियर मिनिस्टर है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है जो लॉजिस्टिक्स वगैरह फाइम करती है। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉपर स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रांसनेशनल आप कह रहे हैं हिटमैन है इनके पास, और रिप्रेशन भी। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि ये खुद इकरार भी किया है कि पाकिस्तान में ये 6 हुई असैसिनेशन जो समहाउ लिंक थी विद सम कश्मीरी लीडर, या वो जहां भारत समझता था जी कि ये उनके खिलाफ है। उसमें मोदी साहब ने कहा था जी कि हम घुस के मारेंगे, ये एक आई थिंक फिक्रा भी है उसका। और इसके जो लेट्स से एंकर्स हैं लाइक गौरव आर्या, ये बड़ा आई थिंक प्राइड के साथ कहते हैं कि हमने किया है। तो इसका मतलब है कि एक पॉलिसी है कि हम करेंगे भी और इसका जिक्र भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सपोज हो रही हैं। ये सीधा सीधा आईसीसी का केस बनता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन ब्रिगेडियर वकार साहब, अब सूरत हाल इस तरह से हो गई है ना, आपको याद होगा एक आलमी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 53 ममालिक ऐसे हैं जो दहशतगर्दी की लपेट में हैं, जिनमें से कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जो अफगानिस्तान में भी पनप रही हैं, और फिर उसके साथ साथ भारत का भी जिक्र किया गया था। अब जिस तरह से भारत डिस्टेबलाइज कर रहा है हमारे जो पीसफुल प्रोग्राम्स हैं, आवाम को इस तरह से, मतलब अगर हम पूरे खित्ते में अमन के हवाले से बात करें, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये खामोशी अब इसको तोड़नी चाहिए, और कितने सबूत चाहिए आलमी इदारों को, क्योंकि अब ये तो वाज़ेह सबूत हैं। ये एग्जैक्टली अगर आप रीजन में भी देखें तो ये एक इंदिरा डॉक्ट्रिन आई थी 1980 की दिहाई में, जिसमें था कि साउथ एशिया में तो किसी को उठने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा है कि बांग्लादेश में कैसे हाई हेडेडनेस हुई। अभी एक और रिपोर्ट भी आ रही है इसके साथ साथ के भारतीय एजेंसी ने मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं खुदा खान को भी असैसिनेशन के लिए पैसे वैसे दिए थे। ये चीजें भी सामने आ गई। एक तो रीजन में हो गया, तो मेरे ख्याल में अभी इसमें एक तो रीजन में बनता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और जो भी अफेक्टेड ममालिक है। फिर अफगानिस्तान में काफी सबूत है। अभी भी इसमें सपोर्ट में जिक्र वाशिंगटन पोस्ट में कि अफगान वेपन यूज किए गए और हायर करते हैं ये आपके लेट से। और इसमें इंटरेस्टिंग है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को इन्वॉल्व करें कि वहाँ लेट से रॉक ऑफिसर बैठा हुआ है, वो किसी पाकिस्तानी को या अफगानी को पैसे देगा हवाला हुंडी के जरिए, टारगेट बताएगा, फिर उनको बड़ी जल्दी होती है कि जी आप आइडेंटिफाई करें। दैट्स व्हाई अमेरिका में ये पकड़े भी गए थे बहुत जल्दी में थे कि जिन्हें तस्वीरें भेजे मारने के बाद। तो ये बड़ा आई थिंक ओपन एंड शट केस है।
इसमें एक तो रीजनल लेवल पे हमें जरूरत है, और दूसरा हमें जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। अमेरिका, कनाडा जो है, क्योंकि उनके पास इसके प्रूफ्स है, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाके भारत को एज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट एक्चुअली रनिंग डेथ स्क्वाड, इसके हिसाब से। भाई साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि भारत को अगर छोटा सा भी हमारा पॉइंट मिल जाए तो वो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इतने ज्यादा एविडेंसेस भी आ चुके हैं, हमारे पास एविडेंसेस और भी मौजूद होंगे, फिर दो बड़ी अखबारों की जानिब से भारत की जो साजिशें उनको बेनकाब किया गया। तो क्या समझते हैं हमारी जो सिफारती हिकमत अमली है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए इस हवाले से? जी, आई थिंक एग्रेसिवली आप परसू करें। आपकी बिल्कुल बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में कहते हैं कॉकरोच भी आ जाए साइकिल के नीचे तो कम द न्यूज के, या भारत में अगर कहते हैं साइकिल से बर्फ गिर जाए तो कहते हैं ये सही नहीं कराया। तो उसमें ये तो आई थिंक बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल एविडेंस भी है। मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस इस पे ऑलरेडी काम कर रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन डोमेन में हम और आप बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और बाकी इसको एग्रेसिवली परसू करने की जरूरत है। इट्स वेरी क्लियर केस ऑफ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि खामोशी की वजह ये भी हो सकती है कि बड़े बड़े ओहदों पर जो कि इंडियंस का फाइल्स होना यूरोपीय ममालिक में, तो ये भी चीज़ इफेक्ट कर रही है, इसलिए भी थोड़ी सी खामोशी हमें नजर आ रही है वहां से? ये दोनों चीजें हैं इसमें। अभी आप देखें अमेरिका में भी एक बड़ी अजीब सी वेव चल रही है अगेंस्ट इंडियंस, और ये आप वाली बात है कि बड़े बड़े लट से जो आईटी के या टेक के सेंटर्स थे उनके ऊपर बैठे हुए, और अभी वाइट्स भी फील कर रहे हैं कि दे आर नाउ मोनोपोलाइजिंग पावर। अभी ट्रंप की टीम में देखें 2-3 इनके चाहे भारतीय नजाद है या भारत से ताल्लुक है। अच्छा, यूके में देखा तो आपके पूरा प्राइम मिनिस्टर थे, ऋषि सुनक थे। तो ये एक फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल वेस्ट की आंख खुल गई है कि अगर भारतीय जो है वहां पे है ओहदों पे, बट दे कांट वर्क लेट्स से अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट, और उसमें मेरा ख्याल काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और इसमें आई थिंक मेनली पाकिस्तान ने अपना केस लड़ना है, अगर बाकी ममालिक साथ शामिल होते हैं। फिर एक और आई थिंक इंटरेस्टिंग था जो कतर में हुआ था, जिसमें इनके 8 नेवल ऑफिसर्स को सजाएं बहुत दी गई, फिर मोदी साहब ने मिलते हैं कि कतर के अमीर की, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक प्रूफ है कि ये अपने दोस्त ममालिक को भी पूरा घूमने में इनको आई वुड से बईद नहीं करते। बर्ग साहब, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मामला चल रहे हैं। कम्युनिटी भी अब इंडिया की जो साजिशें उनको बेनकाब करने की कोशिश कर रही है, लिख रही है जरूर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और हमें अपने सफारती महाज पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की कार्रवाइयों को इनकी सरजश भी करनी चाहिए, और आलमी सतह पे बताना भी चाहिए कि भारत का असल चेहरा क्या है। ख़वातीन नौज़ात यहाँ पे वक्त पहुँचाते हैं, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि फेवरेट आज सब्जेक्ट एग्जैक्टली फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ गजल। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि पकड़ आज लिया मैंने, जब क्रिकेट की बात होती है तो कहती है फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। तो अभी आपने थोड़ा सा इंट्रो से पहले पकड़ा जाए कि लेकिन फिर आप ये भी मान लें कि आपके ऊपर भी मेरी सोहबत का असर हो गया कल, क्योंकि जिस तरह मैं आपको कह रही थी कि आप डेफिनेटली अब मुझे भी पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आपको ये बताते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि आज है 2 जनवरी और आज है मुज़ाकरात का दिन भी। मुज़ाकरात भी होंगे, एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर पीटीआई के हवाले से बात करें तो वो भी कल फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि हम भी जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और हम अच्छे मानों में करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, कोई एक वे फॉरवर्ड निकल आए, हमारे मुल्क जो है वो एक स्टेबलाइज सिचुएशन की तरफ चला जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं 2024 तो हमारा इसी तरह गुजर गया कि क्या हमारी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जब तक जो पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बेहतर होगी तभी हमारा माशी इस्तेहकाम भी आएगा। और इसके साथ साथ जी बहुत सी तनकीद भी की जा रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों। अब इस तनकीद की वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात चार्टर ऑफ डिमांड, नबील कबूल साहब की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली उनकी की बात करें, सख्त अल्फाज में तनकीद की है। सख्त अल्फाज हैं जी उनके। ये भी जानेंगे कि असल वजह क्या है। साथ ही साथ हम आज डिस्कस करेंगे चार्टर ऑफ डिमांड से रिलेटेड भी कि हुकूमत के हवाले से जो है हुकूमत क्या अपनी तरफ शराइत जो है वो कबूल करेगी जो पीटीआई चाहती है चार्टर ऑफ डिमांड। क्योंकि 2 शराइत जो हमें नजर आ रही हैं इस वक्त स्पेकुलेशन से रिलेटेड, मतलब अगर मैं बात करूं तो वो तो एक रिहाई है और दूसरा मैंडेट की वापसी से रिलेटेड बातें की जा रही थी। लेकिन मैंडेट की वापसी जो है वो अब उन्होंने थोड़ा सा इस मुतालबे से पीटीआई पीछे हट गई। मैं आपको बताऊं कि आपने कहा ना कि हुकूमत क्या मुतालबात रखेगी, मैं आपको पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना जिसके पास पावर होती है, हुकूमत होती है, वो सब कुछ करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन दुनिया की अगर बात की जाए ना
हुकूमत हमेशा से डिफेंसिव मोड में होती है। exactly. वो कहती है कि हम मुतालबात भी मानेंगे, हम तमाम तर शराइत भी मानेंगे, आपने इस कानूनी दायरे के तहत अपने तमाम तर काम करने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि चार्टर ऑफ डिमांड की, चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो वाजे हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि अब सिंपल बातें कर रहे हैं ना, 9 मई के मुजरिमान की जो सिविलियन अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। इसके अलावा 2-3 मुतालबात तो उन्होंने बिल्कुल पीछे ही छोड़ दिया, जिस तरह इलेक्शन में दांधली का मुतालबा था, या फिर पहले तो सारे ही असीरान की बात कर रहे थे। अब शायद मामलात इस नैश तक भी आ चुके हैं कि खान साहब को बनीगाला में मुंतकिल किया जाए। इस तरह की ऑफर्स भी हुई। और खान साहब की भी मैं आपको बात बताऊं, जब उनको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिलता है, पिछले दिनों उन्होंने अपने रहनुमाओं को कह दिया था कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी, और जो ही ग्रीन सिग्नल रेड में तब्दील हुआ या येलो में तब्दील हुआ, उन्होंने कहा चढ़ाई कर दो। सो वो भी देखते हैं, हवाओं का रुख देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर अभी कोई फैसला ना लिया गया खान साहब की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। एग्जैक्टली। और आपको बताएं कि अभी जो रीसेंट मुलाकात हुई है खान साहब से, उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर वो सुकून से बैठ जाते हैं, चुप कर बैठ जाते हैं, सिस्टम को चलने देते हैं, तो शायद जो है उनकी मुंतकिली भी हो सकती है बनीगाला तक। लेकिन अब यहाँ पर मामलात वही हैं कि असल हकायक क्या है, ये तमाम कल मुझे इम्तियाज गुल साहब याद आ गए, सॉरी टू कट यू, कि वो कह रहे थे कि अगर वो बनीगाला मुंतकिल हो गए तो सारी चीजें बनीगाला मुंतकिल हो जाएगी, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वो बात भी ठीक कर रहे थे ना हसनैन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक, आपको पता है, शुरू से अपना एक नैरेटिव रखा। पीटीआई की जो लोग थे, रहनुमा थे, खान साहब थे, भाई पहले तो वो कहते थे हमें कठपुतलियों से बात नहीं करनी, डमी से बात नहीं करनी, इख्तियारात जिनके पास नहीं है उनसे बात नहीं करनी। लेकिन 2024 के एंड में हमने देखा कि खान साहब जो है वो अचानक से इस तरह से राजी हो गए कि उन्हें उसी कठपुतली हुकूमत से, उसी बेख्तियार हुकूमत से और उसी डमी हुकूमत से बात भी करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं और अच्छे मानों में मुज़ाकरात भी करने हैं। लेकिन अब ये मुज़ाकरात और फिर ये जो डील की खबरें हमें सुनाई दे रही हैं और मुंतकिली की खबरें सुनाई दे रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं आपको बताऊं ना, एक टाइमलाइन है। आप देखिए कि सबसे पहले खान साहब की टाइमलाइन में आते हैं जनरल फैज हमीद। पहले वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनरल फैज हमीद साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और वो आके उनको रेस्क्यू करेंगे। सबसे पहले तो उनको वहां पे झटका लगा। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने तमाम तर अपनी तवानाइयां, उम्मीदें 8 फरवरी के इलेक्शन पे लगा ली। 8 फरवरी को हुए थे ना इलेक्शन, ठीक है जी। उस इलेक्शन में हुआ ये कि सीट्स तो उनको मिली, लेकिन इतनी सीट्स नहीं मिली कि जिससे वो गवर्नमेंट बना सकते थे, फेडरल में आ सकते थे। और फिर दांधली का शोर भी हो गया और वो सबको पता है कि किस तरह की दांधली हुई, किस तरह के अजीबोगरीब से इलेक्शन थे। फिर उन्होंने तीसरी उम्मीद लगाई थी मंसूर अली शाह से कि मंसूर अली शाह आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद आके उनको रेस्क्यू करेंगे। उसको काउंटर कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने पहले तो खदशात का इजहार किया था और फिर काउंटर किया 26वीं आईनी तरमीम से। अब जो चौथी उम्मीद है वो अनफॉर्चुनेटली वो डोनाल्ड ट्रंप से लगी है कि ट्रंप साहब आएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं तो अमेरिका के जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ज्यादा खराब हैं, इंटरनली खराब हैं, फाइनेंशियली खराब हैं। उनकी बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं कि जो अब ये सवाल कर रही हैं कि हमें आपके साथ रहने का फायदा क्या है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखनी है। मेरा नहीं ख्याल, वो जो ग्रेनल का बयान आया था, ठीक है, वो बयान की हद तक ठीक है, लेकिन वो पूरा फोकस नहीं करेंगे, शायद वो इंडिविजुअल सतह पर अगर हम पूरा फोकस नहीं कर सकते, पूरा फोकस भी नहीं था। और उससे यही तासुर आ रहा था कि शायद, मैं सुन रही थी कुछ तज्जिया निगारों को भी, तो वो भी यही कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ट्रंप को आ जाना चाहिए, उसके बाद उनकी पॉलिसीज देखनी चाहिए कि उनकी पॉलिसीज असल में है क्या। और ये जो बयान है ना रिचर्ड वाला, वो थोड़ा सा अभी इंडिविजुअल सतह पर अगर आप रखें कि वो एक पर्सन का सिर्फ बयान है, उसके ऊपर रिलाई करके आप कोई भी जो है इस तरह से स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते, बातें नहीं कर सकते। हाँ, और ये चीज़ थी कि शायद जो है वो थोड़ा सा भी रुक जाना चाहिए। अब आगे मज़ीद दिन करीब आ रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या पॉलिसी होती है उनकी। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट, जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके हवाले से जिस तरह से आपने बात की है कि वो थोड़ा सा रिलाई कर बैठे हुए हैं, जिस तरह से वेलकम भी करते हुए हमें नजर आए, तो उम्मीदें काफी हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना आपको कहीं ना कहीं पे अप्रिशिएट करना होगा। वो क्यों करना होगा कि वो जो बयानिया इस वक्त बेच रहे हैं वो बिक रहा है। डेट इज फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, गवर्नमेंट के लिए तो अनफॉर्चुनेट होगा, उनके लिए फॉर्चुनेट है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था, आज से 1.5-2 साल पहले या 2.5 साल पहले, खान साहब ने एक साइफर लहराया था। उस साइफर पे कहा था कि हम अमेरिकी मुदाखलत को नहीं मानेंगे। वहीं से बयानिया स्टार्ट हुआ कि खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, अमेरिका के सामने खान खड़ा नहीं होगा। और खान की पॉपुलैरिटी जो कि बिल्कुल जीरो में थी, वहां से वो 100 पे चली गई, वो जीरो से हीरो बन गए। अब आके आप देखिए कि एकदम से कैसा शिफ्ट आया कि 1.5-2 साल के बाद तमाम तरह अपनी टैक्टिक्स उन्होंने अप्लाई की।
उनका काम नहीं बना तो एकदम से शिफ्ट आ गया जी कि डोनाल्ड ट्रंप आके वहां से मुदाखलत करेंगे। अब अगर सवाल करने वाला ये सवाल करे कि वो वाली मुदाखलत ठीक थी और ये वाली मुदाखलत गलत है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएशन बनती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जो बेचते हैं ना वो बिक रहा है, बिकता तो है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पीटीआई के रहनुमा कहते हैं हम लोग वेलकम तो करते हैं उस चीज को, लेकिन हम उसको मुदाखलत नहीं कह सकते। तो फिर वही बात है कि अगर ये मुदाखलत नहीं है तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? क्योंकि मुदाखलत तो इसी तरह होती है कि आप एक दूसरे मुल्क के कैदी को रिहा करने के हवाले से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ जो है उनके साथ ज्यादती हो रही है और बहुत से। लेकिन आप ये भी देखें, अभी जिस तरह ट्रायल के हवाले से बातें की जाती हैं कि 9 मई का ओपन ट्रायल होना चाहिए, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। माजी की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर हुकूमत के ऊपर भी सवाल उठ जाता है कि फिर हुकूमत के जब लोग थे तो उस वक्त भी पीटीआई कहती थी, नवाज शरीफ से रिलेटेड कहती थी, तारिक फातमी से रिलेटेड कहती थी कि इनका जुडिशल जो रिमांड है वो होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से तनकीद की जा रही है और सवाल फिर वो आप वाला ही बनता है कि जब कोई गवर्नमेंट में नहीं होता तो उसके लिए चीजें गलत होती हैं, सारी चीजें गलत होती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने गवर्नमेंट की जो बात की ना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से ना हमारी गवर्नमेंट भी बस वो लकीर के फकीर बने में, जिस तरफ उनको तहरीक इंसाफ मुड़ती है उस तरफ वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अरे भाई, जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के इस मंच पे बैठ के बात करते हैं केपी की कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो दे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-3 अच्छी स्टोरीज भी की हैं और हमने शेयर की। हाँ, आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? आपने मुआशी हालात ठीक करने थे, आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी थी, आपने गरीब का चूल्हा जलाना था, आपने गुर्बत की लकीर से लोगों को निकालना था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गवर्नमेंट की भी ना गजल तमाम तर प्रायोरिटीज ये हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, और यही कुचलने का अमल हमने देखा है माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, नून लीग के साथ भी, और जब इनको कुचला जाता है ये उभर के आ जाती है, एक मजलूमियत वाला टैग लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप उनको इजी छोड़ दें, आप मुज़ाकरात एक तरफ जारी रखें, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी भी तो ठीक करें कि अल्टीमेटली आप कल लोगों को बताना स्टार्ट हों कि मुल्क हमें 2023 में यहाँ पे मिला था, 25 में या 26 में यहाँ पर मिला है। जिस तरह से हमने बहुत से इनिशिएटिव्स के हवाले से बात की थी ना स्टार्ट में भी, और ये जो प्रोग्राम है जिसका उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया है, इस हवाले से आप देखिए कि सबसे पहली सोशल स्टोरी जो हमने शेयर की थी उसमें रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि 2023 के मुकाबले में 24 में जो है 7% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है, और खतरे गुर्बत से लोग बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। तो इन चीजों के ऊपर तो आज भी हमने शेयर की, आज की बात कर रही हूँ कि ये चीजें हमने शेयर की। अब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करने के बजाय आप इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि मुखालिफिन को किस तरह से कुचला जाए, मुखालिफिन को किस तरह से दबाया जाए। और मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट गुजरी है, हर गवर्नमेंट का यही एक फोकस होता है कि अपने मुखालिफ को किस तरह से धकेला जाए पीछे। बिल्कुल ऐसे आज ने मेरा और गजल का ये सियासी लेक्चर सुना, उसकी वजह ये होती है कि मॉर्निंग शो में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे गेस्ट थे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 9 बजे 9:30 बजे आपको जब कॉल की जाती है तो आपका उठने का दिल नहीं करता, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है, 2-3 महीनों बाद होता है, तो आपने हमें बर्दाश्त किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली सतह पर भी एक मिसाल है, और बहुत खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत जिस तरह मैंने कहा कि वो खूबसूरत है, उनका इलाका भी बहुत खूबसूरत है, हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं। अनीता करीम की मैं बात कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून MMA फाइटर है। अनीता ने अपनी हिम्मत, मेहनत और हौसले से वो मकाम हासिल किया जिस पर पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो फख्र करता है, प्राउड करता है। उन्होंने ना सिर्फ वन वॉरियर सीरीज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि 2 मरतबा नेशनल BJJ और 2 मरतबा सबमिशन ग्रैपलिंग की चैंपियन बनकर अपने सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। अनीता करीम अपनी कामयाबियों और जज्बे की वजह से ना सिर्फ नौजवान लड़कियों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक इंस्पायरेशन भी है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमारे साथ मौजूद हैं अनीता करीम। एक तो इनका नाम अनीता करीम, ऊपर से इनका हुंजा करीमाबाद से ताल्लुक है। अनीता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके इलाके में हम जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वाइब्रेंट है वहाँ की वाइब। और आपका ये जो सफ़र में देख रहा हूँ, जिस तरह गज़ल बयान कर रही थी, MMA फाइटर,
वो भी एक खातून, तो ये कैसे हो गया? खवातीन तो अक्सर बस घरेलू काम करती हैं, हाँ हुंजा में बाहर वाले काम भी करती हैं, लेकिन फाइटिंग वो भी MMA, मतलब कि कोई भी आपका बॉडी का पार्ट बचता नहीं है इसमें। नहीं, बस यही था कि हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह करीमाबाद में ऑब्वियसली ख़वातीन को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और हमने सोचा कि पूरे पाकिस्तान में हम ख़वातीन को सपोर्ट करें, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा अनीता, ये भी बताएं कि आपको ज़ाहिर है जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आती जाएं, आपके लिए बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस थे जिनको आपने अबूर किया और आप यहाँ तक आई? MMA स्टार्टिंग में इतना लड़कियों के लिए अवेयरनेस नहीं था। यही समझा जाता था कि ये लड़कों का खेल है, इसमें लड़कियां नहीं आती है। जब मैंने MMA स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली थोड़े से कुछ ज़्यादा सुनने को मिली कि ये लड़कों का काम है, इसको घर पे बिठाओ, घर के काम सिखाओ, वह ये चीज़ें मिलती थी। बट हमारा ये था कि मैं और मुझसे मेरे 3 बड़े भाई हैं, 2 हमारे हेड कोचेज़ हैं, और मैं और मेरा भाई फाइटिंग करते हैं, और हम सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करते थे, जितना हमसे हो सकता है 100% देते हैं। और दूसरा ये कि हम जितने कोई अच्छा कोई हमारे लिए बोलता है उसको ज़्यादा वो फोकस करते हैं। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखेंगे, हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा और हिम्मत मिलती है। अच्छा, इनके घर में ही सारे कोचेज हैं, इनके भाई इनके कोचेज, वो भी फाइटर, तो घर में भी यही वाला माहौल होता होगा, जाते ही एकदम किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया, मतलब सीखते सिखाते घर के काम चल रहे हैं। हाँ, ये हमारे माहौल है वैसे। हाँ, माहौल भी मतलब अच्छा, मतलब आपकी ट्रेनिंग इसी तरह होती है, इसी या तरह फिर अलग से आप कोई क्लासेस भी लेती हैं? वो तो लेती होंगी, लेकिन डेफिनेटली हमारा अलग से क्लासेस होती है जिम में, बट घर में भी हमारा थोड़ा सा कोई अच्छा टेक्निक याद आ गया भाई को, तो हम थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या कभी कभी वालिद को ज़्यादा शौक है तो उसके साथ थोड़ा सा स्टार्ट होता है हमारा। अच्छा, मतलब आपकी पूरी फैमिली, खाते पीते ये वाली टेक्निक हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपकी पूरी फैमिली सपोर्टिव है बहुत ज्यादा, साथ साथ आपकी टेक्निक्स जो आपकी माइंड में आती है तो आप घर से ही वो सीखती हैं। तो अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि आप अलग से क्लासेस तो लेते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं और फिर वापस आके हम घर भी पढ़ते हैं, तो आपका भी ये चीज़ अच्छी थी कि आप घर पे भी सीखती रही और बाहर क्लासेस भी लेती रही। ये बताएं कि आपके लिए ये जो आप जब फाइट करती हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके यूज़ में आते हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं? जैसे कि पंच मारने के लिए भी तो आपको यूज़ है, तो ऐसा कौन सा आपका लिबास होता है खास, या फिर क्या चीज़ें होती हैं? MMA में फ्री स्टाइल है, उसमें हमारे जो सिर्फ ग्लव्स होते हैं, छोटे से ग्लव्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते बॉक्सिंग वालों की तरह, उसमें हाफ ग्लव्स है। बस उसमें ये कि एक लगे तो मतलब आंख पर एक लगती है तो 4 दिखते हैं रिंग में, और बाकी नीज एल्बो सब कुछ अलाउ है इसमें। अच्छा, और ये बताइएगा कि आप अभी तक का ये जो सफ़र है, इस सफ़र में कितनी ज़्यादा फाइट्स खेल चुकी हैं, और कामयाबियाँ तो गज़ल ने आपकी बहुत ही ज़्यादा गिनवा दी हैं, लेकिन आपके मुताबिक कौन सी ऐसी कामयाबी थी जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये मुझे मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस स्टेज पर हूँ, ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, बट ये है कि मेहनत की, भाइयों का सपोर्ट रहा और फैमिली का सपोर्ट रहा। एग्जैक्टली और मेहनत का आपको फल भी मिला। ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने कहा, ट्रेनिंग के हवाले से बताया, फिर आपने अपने यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें बताई कि क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं, ये बताएं कि आप अभी जिस तरह ब्रेक में भी जिक्र करी थी ना हमारे साथ अपनी, अगर आपको कोई रिकवरी वगैरह हो तो वो फिर उसका क्या प्रोसेस होता है? अगर आपको कोई लग जाए ज़्यादा तो फिर आप किस तरह रिकवर करते हैं, क्या कुछ आपको लेना पड़ता है? इंजरीज बहुत होती है, ट्रेनिंग के टाइम भी होती है, और फाइट में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है, क्योंकि हमारे ग्लव्स इतने सख्त होते हैं। जब इंजरीज वगैरह होती है तो हम अपनी रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको रेस्ट दिया जाए और थेरेपी। अब हम लोग ये करते हैं कि ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी वेट से उसको थेरेपी के ज़रिए ठीक करें, अपने एक्सरसाइजेस करते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि विटामिन C, D, मल्टीविटामिन्स हो गए, ओमेगा हो गया, बाकी जो प्रोटीन होता है, लाइक प्रोटीन दूसरा पाउडर वाला नहीं, घर में हम जो खाना वगैरह बनाते हैं, चिकन वगैरह, तो उससे हम ज़्यादा लेने की कोशिश। अच्छा, और अपने भाइयों के वाले से बताइएगा, अली करीम के बारे से के, और उसके अलावा अली सुल्तान हैं, ये जितने आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी इस हवाले से कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वो खुद भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँचे? जी, मेरे भाई जो है अली सुल्तान एहतिशाम करीम, वो पाकिस्तान में पाइनियर्स हैं MMA के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और साथ साथ
फिर चलते चलते फिर मुझे भी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। बट ये कि अच्छा लगता है कि भाइयों के साथ ही ट्रेनिंग करना, और उनको ज़्यादा पता होता है मेरी वीकनेस वगैरह, फिर हम घर जाके डिस्कस करते हैं, फिर अगले दिन उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। बट टफ भी है ये कि सख्त भी होते हैं। जिम में वो टीचर की तरह मेरे साथ बिहेव करते हैं और घर में से उनकी बहन होती हूँ। अच्छा, जिम में माशाल्लाह। टीचर, घर में बहन भाई, लेकिन exactly. बहन भाई होते होते भी वो मार जाते हैं। हाँ। ये वाला सिखाया था तुम्हें, तुमने क्यों अप्लाई तुमने क्यों नहीं किया, डिफेंस क्यों नहीं अच्छा, किया? अनीता ये बताएं कि जिस तरह आप तो पहली खातून हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, अब आपका एक सर्कल भी होगा, जाहिर है फ्रेंड सर्कल होगा, आपकी दोस्तें होंगी, रिश्तेदार होंगे, तो क्या आप उनको भी इंस्पायरेशन उनको भी मिलती है आपसे कि आप एक खातून हैं, जिस तरह से आप आगे आई हैं तो वो उनका भी दिल करता होगा कि वो भी, तो उनको आप फिर कैसे मोटिवेट करती हैं? जब मैंने MMA स्टार्ट किया था तो बहुत कम फीमेल्स थी, एंड अभी भी मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल हूँ और वाहिद इंटरनेशनल पर वो परफॉर्म करती हूँ। बट अभी जो फीमेल्स आ रही है पूरे पाकिस्तान से फीमेल्स लाइक फाइटर की तरह ट्रेनिंग कर रही है, फाइटर बनी हुई है और बहुत से फाइट्स कर रही है, एमेच्योर फाइट्स कर रही है, और इंशाल्लाह भी बहुत जल्द वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आएंगे। अच्छा। बट ये है कि जब फ्रेंड्स वगैरह और फैमिली में कोई आना चाहता है तो मैं उनको ज़रूर मोटिवेट करती हूँ कि आप एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें, ताकि वो आपकी पूरी फैमिली के लिए भी हेल्प होता है। एग्जैक्टली, सेल्फ डिफेंस तो वैसे भी बहुत वैसे ज्यादा भी बहुत खवातीन के लिए एग्जैक्टली जरूरी है। वो हमारे साथ मेरे ख्याल है गुजरांवाला से भी एक खातून जुड़ती थी, उनका शायद आपको नाम याद हो, मेरे जहन से निकल गया। वो भी मेरे ख्याल आजकल फाइटिंग वगैरह भी कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग भी कर रही हैं, नू दस्तगीर के Exactly. साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। तो डेफिनेटली एक कोई शख्स ऊपर जाता है ना, जब आप ऊपर जाएंगी, आप हमारे साथ बैठेंगे, तो देखने वाले बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम इनकी तरह Exactly. बने। इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा अनीता ये बताएं कि अब आपकी जितनी भी आपने फाइट्स की हैं उसमें से सबसे यादगार आपकी कौन सी फाइट रही है, और आपको उसके बाद जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली हो और आपको खुशी हुई हो कि ये फाइट मेरी सबसे यादगार फाइट थी? सारे मुझे अच्छे लगते हैं फाइट्स। अच्छा। सारे मुझे अपने ये एक fights होता है ना अच्छे दिल के लगते हैं। करीब, दिल के अगर एक शख्स के 5 बेटे हो ना, तो एक बेटा उसको बहुत पसंद होता है। इतना मुझे सारे फाइट्स अच्छे लगते हैं, और स्पेशली जो मैं जीतती हूँ उसको मैं बार बार देखती हूँ। और जो सबसे ज़्यादा मेरा यादगार था जब मैंने अभी MMA स्टार्ट देखा, किया निकल था। गया एक यादगार। निकल गया तो ना? मैंने अपने वालिद के साथ फाइट की थी, तो वालिद ने बोला मैंने देखना है कि आप कितना आपने सीखा है, तो उसको मैंने मतलब आराम से उसने मुझे टेक डाउन किया। फिर मैं बैक पर गई तो वहाँ पर हम चोक्स लगाते हैं, चोक लॉक्स हो गए जी, उस तरह। जी, जी, जी। तो यहाँ पर मैंने RNC लगाया था, रियल नेक चोक, तो वो थोड़ा सा मैंने लगाया, और नए बंदों पर ज़्यादातर 10 सेकेंड्स के अंदर वो थोड़े से बेहोश होते हैं। तो मैं काउंट कर रही थी 8, फिर मेरा वालिद बेहोश हो गए। अच्छा। तो अब आपके सामने जो कॉम्पिटिटर होता है, यानी कि आपके सामने, तो उनकी भी ट्रेनिंग बहुत उसी तरह ज़ाहिर अच्छी होती होगी जब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते होंगे, तो कभी आपको थोड़ा सा डर भी फील हुआ है कि जीत जाऊंगी नहीं जीतूंगी? कभी ऐसा होता है ना, इंसान को अपना अंदर से भी थोड़ा सा डर निकलता है कि शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी या जीत जाऊंगी? हाँ, अगर मैं ये सोचती तो नहीं जीत पाती। एग्जैक्टली। हाँ, तो सारे फाइटर्स बहुत टफ होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ अपने टीममेट्स के साथ, मैं ज़्यादातर मेल फाइटर्स के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ। अभी फीमेल्स आ गई हैं, बट ये मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, और वो तो बचपन से फाइट्स करते हैं, यहाँ पर ये है कि हमें मुश्किल से अभी फाइट्स का वो मौका मिल रहा है पूरे पाकिस्तान में। बाहर से तो वो बचपन से ही करते हैं, 200-300 उनके फाइट्स होते हैं मोथाई के, और यहाँ से जाके मैं उनके साथ compete करती हूँ, और मेरे लिए इजी होता है। शायद यहाँ पर ज़्यादा मैं स्ट्रेंथ यूज़ करती हूँ, और वहाँ पर लड़कियों के साथ फिर नॉर्मल होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि आप मर्दों के साथ ट्रेनिंग करती हैं। मर्दों की ट्रेनिंग शायद उनका स्किल लेवल ज्यादा होता होगा, थोड़ा सा ताकत भी ज्यादा होती है, ताकत, strength तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है उस ट्रेनिंग में, और कितनी मुश्किल होती है आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होती है, MMA की ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे 3-4 सेशंस होते हैं पर डे, मंडे टू सैटरडे हमारा रेगुलर रूटीन होता है, और सिर्फ संडे हमें ऑफ मिलता है। और मेल फाइटर्स के साथ ये है कि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, क्योंकि ये नेचर ही है कि लड़कों का और फीमेल्स और मेल्स का थोड़ा सा वो है स्ट्रेंथ में। और ये मेरे ख्याल फाइट में भी इनको हेल्प आउट मिलता होगा ना, कि मेल के खिलाफ आप एक्स्ट्रा एफर्ट करती हैं और फीमेल के खिलाफ वो एफर्ट नहीं मिलती आपको। जी जी, इसीलिए फिर मैं जब बाहर जाती हूँ तो आराम से मैं compete कर पाती हूँ। कर लेती है, that's मतलब great, ट्रेनिंग that's ही इसी तरह होती है। अच्छा अनीता ये भी बताएं कि सारा दिन जिस तरह आप हमें बता रही थी कि ट्रेनिंग में गुजरता है, तो क्या इससे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सुबह एक सेशन की हमने, फिर
3-4 घंटे का गैप होता है, फिर उसके बाद दिन में ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद शाम को, बस हमारा ये रूटीन फिक्स होता है। जिंदगी में कुछ और काम नहीं कुछ करती? और काम नहीं, चीजें हम मतलब उसमें कोई फिर जॉब नहीं नहीं, जाते। कोई एजुकेशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बल्कि हाल ही में आपकी education शादी तो हुई है, अब वो तो टेंशन बहुत-बहुत होगी मुबारक हो कि आपको, भाई आपकी उनको भी शादी हमने की। वक्त देना है, हाँ जो आपके मियाँ हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एमएमए ट्रेनर है, इसलिए अच्छा, फिर ये पैसे कॉम्बिनेशन ठीक है, दोनों को एक दूसरे का पता है और वो दोनों भी एक दूसरे MMA को फाइटर, घर वाले भी MMA कभी खुद भी फाइटर। फाइट की है? वो हाँ करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक अलग सी ट्रेनिंग आपको मजीद भी मिल जाती होगी। और ये फाइट करते करते अगर आप सीरियस हो जाए तो फिर वो तो जिम में होते हैं सीरियस। इवन भाई मेरे मुझे छोड़ते नहीं है फाइट लाइक जिम में ट्रेनिंग के टाइम, तो वो मुझे कहाँ छोड़ते हैं। सही सही। और इसके अलावा अनीता हमें ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान की पहली खातून तो हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी आपकी वजह से हमें रिकग्निशन मिल रही है। सो इंटरनेशनली कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आप खेलना चाहती हैं और वहाँ पे जाके जीतना चाहती हैं? अभी तो लाइनअप है इंशाल्लाह। अच्छा, जी, जी। मसलन कौन कौन से? मेरा तो गोल है यूएफसी जाने का। अच्छा, जी। यूएफसी जाने का। माय गुडनेस, बहुत बड़ा गोल है आपका। हाँ गोल थोड़े मैं बड़े रखती हूँ। नहीं, ये बात अच्छी है, आपने अपने इरादे ऊंचे रखे हैं, आप अपने सोच ऊंची रखें सोच तो आप जी जी, जितना आप सोच अच्छा रखेंगे आप उतना उसी तरह ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे है, जितनी सोच आपकी बड़ी होगी उतनी कामयाबी भी आपकी जी, बड़ी होगी। जी बिल्कुल ऐसे। अनीता, हम ख्वाहिश ये करते हैं कि आप इसी तरह से परफॉर्म करते हैं और आखिर में जाते जाते अगर कोई ख़वातीन के लिए पैगाम देना चाहें। बस मैं यही कहूँगी कि जो गुजरता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो आगे होगा वो पता नहीं है, बट जो चल रहा है, जिस चीज़ में आप काम कर रही हैं उसमें अपना 100% दे, और कभी भी ये ना सोचे कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आप मतलब हर आज को जिएं, आज को कल जिए। की ना सोचें और पिछले गुजरे कल की भी ना सोचें। ऐसा ही है। जी थैंक यू सो मच हो जाने के। लवली टॉक विद यू। ख़वातीन ज़ात हमारे साथ अनीता मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान की पहली एमएमए फाइटर थी। इरादे इनके बहुत बुलंद हैं और अज़म भी इनका बहुत बुलंद है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का नाम ये इंटरनेशनली भी इसी तरह से रोशन करती रहेंगी। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जोरों शोर से जारी है, और इस बार क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई जारहाना बल्लेबाज डेविड वार्नर ने पहली मरतबा पीएसएल में अपनी दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के मशहूर बॉलर टिम साउथी, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट विकेट कीपर एलेक्स कैरी और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जैसन होल्डर भी इस साल के एडिशन का हिस्सा बन सकते हैं। पीएसएल का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा और उसके बाद टीमों की तश्कील का मरहला शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और इसके साथ साथ जो है वो ड्राफ्ट में पहले खिलाड़ी का इंतखाब भी किया जाएगा। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जो पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मेजबान और डिफाई चैंपियन पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से खबरें हैं कि 7 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे। शादाब खान, जिन्हें गुज़श्ता साल टीम से ड्रॉप किया गया था, इस बार स्क्वाड में वापसी के कभी इम्कानात भी हैं उनके हवाले से। और इसके अलावा इमामुल हक, फखर जमान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट एक्सपर्ट जनाब अब्दुल समी साहब। समी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच हो जाने का। फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें उस कैलिबर के प्लेयर नहीं आ रहे थे 1-2 एडिशन से, लेकिन इस दफ़ा डेविड वार्नर का आना, टिम साउदी का आना, एडम मिलन का आना, फिर डेरिल मिचेल जैसे एक्सक्लूसिव प्लेयर का आना, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को? जी थैंक यू हसनैन। देखिए, पिछली कुछ दहाइयों से, 2 दहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट जिन मसाइल से दो चार रही है, तो उस की बुनियाद पे हम इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं। हमारे शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। तो अब कुछ अरसा से जब इंटरनेशनल टीम्स, जिसका श्रीलंका ने आगाज किया, जिस पे इसका इख्तिताम हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में, उनके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम जब ऊपर नीचे पाकिस्तान आ रही हैं और आईसीसी को भी एतमाद हुआ है, तो उसके बाद जो है वो प्लेयर्स को भी ये कॉन्फिडेंस मिला है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ पे
अच्छी क्रिकेट जो है महफूज मुल्क है, यहाँ पे हालात ठीक है और अच्छी क्रिकेट उनको पीएसएल में इस सेंस में देखने को मिलती है कि आपको पता है कि मशहूर हम जो हैं वो फास्ट बॉलिंग, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग बॉलर्स की मौजूदगी की वजह से हैं। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से ये आ रहे हैं और ये बहुत खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। हम ये डिजर्व करते हैं, बैनुल अक़वामी लेवल पे हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते आए हैं, जैसे प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये हमारा भी हक था। तो अब मजीद जो है लोग महसूस होंगे और इसका लेवल गाए बगाए बेहतर हो सक जाएगा। अच्छा समी साहब, चूंकि आपकी इन तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र होती है, अगर हम माजी के हवाले से देखें, मतलब माजी का तज्जिया करें और अभी इस सूरत हाल को देखें, तो कौन सी टीमें आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आती हैं? देखिए ये जो लीग्स होती हैं और ये T20 फॉर्मेट पे होती हैं और T20 फॉर्मेट एक ऐसा है कि इसमें तमाम एक्सपर्ट्स तकरीबन इसी राय का इजहार करते हैं कि कोई भी टीम किसी भी टीम पर किसी भी वक्त हावी हो सकती है। हम हमेशा ये जिक्र करते हैं कि एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी बारी, एक अच्छा जो है 3-4 ओवर किसी भी साइड पे मैच का पासा पलट देते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जब T20 में टीम्स खेलती हैं जो टेस्ट में या वनडे में एक दूसरे के करीब भी नहीं होती, T20 में वो एक जैसी क्रिकेट खेल रही होती है। तो आप देख लें कुछ एडिशन में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा शुरू में आ गए थे, लाहौर बहुत नीचे था, फिर लाहौर जीत गया, इस्लामाबाद आ गया। तो ये बराबरी की बुनियादों पर है और ये स्पेशली ड्राफ्ट के बाद फिर आप इस स्टेज पे होते हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि किस स्क्वाड में कौन आ रहा है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उस बुनियाद पे आप फिर बिल्कुल ऐसी अभी क्योंकि 8 प्लेयर्स ही हैं जो कि वो अभी रिटेंशंस भी उस तरह से टीम्स ने अनाउंस नहीं की, तो काफी अर्ली ऑन होगा। मुझे ये बताइएगा समी भाई कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो अब देखिए आईपीएल के साथ हैं, जो प्लेयर आईपीएल में पिक नहीं हुए वो पाकिस्तान सुपर लीग में पिक हुए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगले आने वाले 10 साल के लिए जो भी फ्रेंचाइज मालिकान होंगे उनको अपनी पॉकेट को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग को एक कंपेटिटिव लीग बनाना है तो? बिल्कुल हसनैन, इसमें देखें बुनियादी वजह जो है ना वो आईपीएल की है। हम उसका जिक्र करें या ना करें वो एक हकीकत है। 2007 में जब आईपीएल का आगाज हुआ तो उसने क्रिकेट की दुनिया का पूरा इमेज चेंज कर दिया, पूरा जो है उसका आपको पता है कि माहौल चेंज हो गया, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, स्पॉन्सरशिप्स जिस वक्त बीच में आई, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आए, बहुत बड़ा पैसा आया। तो अब दुनिया में आप देखें आईसीसी में भी इंडिया की जो इजारादारी है वो इसी बुनियाद पे, उसी पैसे की बुनियाद पे। तो आईपीएल ट्रेंड सेटर था, हम फाइनेंशियल टर्म्स में उसके बिल्कुल भी करीब नहीं है, ये भी एक हकीकत है। हम मेयारी कंपेटिटिव क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं बट उस लिहाज से नहीं है। तो आपको पता है इंसान की जरूरत होती है और तमाम खिलाड़ी आपको पता है कि पैसे के पीछे जाते हैं जहां अच्छा उनको मिलता है। तो इस बुनियाद पे जो है जो खिलाड़ी अब वहां पे नहीं पिक हुए तो उनकी तो मजबूरी थी, उन्होंने यहाँ आना था। तो एक लिहाज से हम बचा कुचा वो ले रहे हैं, लेकिन हमारा अपना सिर्फ क्रिकेट का मेयार बेहतर है। पैसों में जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अगले चंद सालों में आप उस जगह पे जाएंगे तो आईपीएल और दीगर लीग उससे बहुत आगे चली जाएंगी। लेकिन फिर भी आईपीएल के बाद कोई दूसरी लीग है जिसने अपना नाम बनाया है तो वो पीएसएल ही है। लेकिन आपकी बात एंड ऑफ द डे ठीक है कि इसमें जब तक पैसा नहीं आएगा लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा समी भाई, ये भी बताएं इसके साथ साथ कि अब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इस हवाले से मुमकिना स्क्वाड जो है उस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि इस वक्त सुनने में तो ये आ रहा है कि 1 विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं और फिर 7 बैट्समैन हैं और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन तो कुछ इस किस्म का है, लेकिन ये भी हसनैन बहुत बाखबर हैं और उनको ये पता होगा कि फखर जमान, शादाब और इमाम की वापसी हो रही है। फखर जमान तो परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है उन्होंने चैंपियंस कप में भी दी और एक ट्वीट की वजह बनी थी, उस बुनियाद पे वो आ रहे हैं। इमाम बहुत अच्छा ड्रॉप रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की शायद परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उसकी बुनियाद पे उनको शायद वापस लाया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक की जगह पे वो आ तो रहे हैं, बट मेरे ख्याल में जो फखर की मौजूदगी में फखर और साइम ही शायद हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, बट इमाम जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और शायद बेंच होंगे। इसी तरह शादाब के ऊपर काफी ले दे हुई हमारी भी हसनैन और हम भी बहुत इस पे बोलते रहे, बहुत बात करते रहे, लेकिन शायद उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस और एक शायद ये वजह है कि कोई थोड़ी सी आप समझ रहे हैं अकरबा परवरी का भी कुछ बीच में अंसर होगा। जवाब ये दिया जा रहा है कि
क्योंकि पाकिस्तान होम ग्राउंड पे खेल रहा है और हमारी जो पिचेस हैं और कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं ऐसे बॉलर को, और हमें एक ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है जो इन विकेटों के ऊपर जो है थोड़ा तजर्बा रखता हो। तो इस बुनियाद पे वो शायद टीम में आ रहे हैं। अगर वो डिसाइड हो चुका है तो आप और मैं जितने भी शोज में बैठ जाए, जितनी भी डिस्कशन कर ले, होना तो वही है। Exactly. लेकिन समी भाई डेट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हाल ही में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 कप हुआ जिसमें शादाब एक टीम के कप्तान थे। ना उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग में तीसरे चौथे नंबर पे बल्ला पकड़ के आ जाते थे, ना उनसे बैटिंग हुई। मतलब वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वो किसी बड़े क्रिकेटर के रिश्तेदार हैं या फिर उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ दोस्ती है, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं दी सर। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने किसी और क्रिकेटर का नहीं देखा। इवन मीडिया टॉक में भी कोई मीडिया वाला उनको बुलाता था, वही जो उनके क्या कहते होते हैं मीडिया हाउसेज होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड, वहां पे भी वो नहीं आया। उन्होंने कहा मैं बात भी नहीं करूंगा। मतलब इतना ज्यादा अजीबोगरीब बिहेवियर। देखिए, मुझे पता है हसनैन, आप इस चैंपियंस कप T20 जो था उसमें ग्राउंड में मौजूद रहे हैं और आप बड़ा क्लोजली ये सारे मैचेस भी देखते रहे हैं, और आप मीडिया बॉक्स में चूंकि थे तो आप इनके बिहेवियर भी खिलाड़ियों के बहुत देखते रहे हैं। हमारी ये बदकिस्मती है, हमने फर्स्ट क्लास खेली नहीं होती, एक्सपीरियंस हमें होता नहीं है। PSL में थोड़ी सी हमसे परफॉर्मेंस हो जाती है, वहां से जब ऊपर आ जाते हैं तो ना आपको आपकी ग्रूमिंग हुई नहीं होती तो आपको पता नहीं होता। इस तरह के हमारे बहुत से खिलाड़ी जो है मसाइल का शिकार रहे हैं, और जब वो आगे जाते हैं फिर उनको मजीद प्रॉब्लम होती है और फिर वहां से वापसी जो है वो फिर नामुमकिन होती है। इनको अगरचे टीम में डाला तो जा रहा है, लेकिन अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि ये जिस वक्त जका अशरफ साहब के टाइम में बाबर इनको ले जाना चाह रहे थे टीम के साथ, तो जका साहब ने इनको रोका था, अब उनको टीम में लेके गए, वहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, दूसरे टूर पे फिर लेके गए, फिर बेंच रहे, खेले नहीं, फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गए। अब अचानक से इनको लेके जाना है और फिर ये जवाब देना कि हमें ऐसे उसकी जरूरत है, तो ये समझ नहीं आती। पता नहीं ये प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि अब कप्तानी जो है वो रिजवान को करें। लेकिन बहरहाल आपने जो कहा ये बदकिस्मती है हमारी, और काश कि हम इन चीजों से लेकिन ये सर अमेरिका, ये तो अमेरिका में हम तजुर्बा करके देख चुके हैं। आमिर इमाद सबको वापस लाया लेकिन वो बेकार रहा। शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा, इफ्तिखार अहमद के हवाले से उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी हैं, तो क्या हम उनको 50 ओवर वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में देख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल जी कि उनके ऊपर किसी की नजर है वनडे के लिए। मेरे ख्याल में T20 के लिए शायद वो कंसिडर हो, बट वनडे में मेरा नहीं ख्याल जी उनको कंसिडर किया जा रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच। समी भाई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, PSL के हवाले से भी और मुमकिन जो स्क्वाड है ICC चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, उस रिलेटेड भी आपने गुफ्तगू। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, और जो चीज़ें वो बताएंगे वो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं सबके साथ, उस रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने बात की थी ना कि ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि हम सबके साथ रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं। सर्दी का मौसम आते जैसे ही आता है तब, तो सर्दी का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है, ख़ास तौर पर मैदे और आंतों की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। हम जानते हैं कि ये मसाइल हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे हमारी मुतासिर भी होती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रूहुल अमीन दुरानी साहब, जो कि मैदे और आंतों के अमराज के माहिर हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि सर्दी के मौसम में मैदे के मसाइल क्यों बढ़ जाते हैं और उनके पीछे असल वजूहात क्या हैं। बिल्कुल ऐसे है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह सुबह हमने आपको तंग किया। जो ही सर्दी आती है तो मैदे के मसाइल, फिर नज़ला जुकाम, वो तो अलग से ही हर छोटे बच्चे बुजुर्ग सबको हो जाता है, लेकिन मैदे के मसाइल में इजाफा क्यों देखने को मिलता है सर्दी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सर्दी का मौसम ऐसा है कि इसमें बंदे का एक्सरसाइज नहीं होता, दूसरा दिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो रूटीन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और तंग रह जाती है। तो इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ है या बैक्टीरिया या जो वायरस है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर बॉडी को ज़ाहिर है तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से मैदे और चेस्ट के और जो खुसूसी तौर पे इसमें मैं ये कहूँगा कि
हमारा जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा नाक़िस है, वो केमिकल ज़्यादा है। और ये तो अब सर्दी गर्मी इसमें आम और ख़ास है कि फैटी लीवर और गैस्ट्रोएंटाइटिस का होना। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लीवर भी है जी। और मैदे के अमराज में भी मुब्तला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है फैटी लीवर और मोटापा। Right. अच्छा डॉक्टर साहब से इससे पहले कि गज़ल आप सवाल करें, मैं चाहता हूं कि हम टेलीफोन नंबर्स भी अनाउंस कर दें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको मैदे के कुछ मसाइल हैं, डॉक्टर साहब से सवाल भी कर Exactly. सकते हैं। 051-890-1008 ये हमारा एक नंबर है। दूसरा नंबर भी आपके सामने आएगा 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपके मैदे के मसाइल हैं, आंतों के मसाइल हैं, कुछ भी है, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने डाइट के हवाले से बताया, इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि फैटी लीवर की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये भी बताएं कि अलामात कौन सी होती हैं जब किसी शख्स को कोई बीमारी है, तो क्या अलामात होंगी, उसके बाद उसको पता चलेगा और वो डॉक्टर के पास जाएगा? सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हमें चाहिए कि हर 6 महीने के बाद अपना बेसिक जो भी टेस्ट है या बेसिक जो भी मुआयना है वो हर एक इंसान के लिए लाजिम है कि वो करे। अगर इन 6 महीनों में खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कोई भी बीमारी हो, तो वो फिर उसका मदावा कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ये आपको बताऊं कि मेरा जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो है मैदा और जिगर, तो उसमें सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टिपेशन का होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, पूरे बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कमज़ोरी फील होना, ये एक बेसिक अलामात है। अगर ये हो जाए तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से मुआयना करना चाहिए। और पाकिस्तान में ये भी मैं बताऊं कि अपने डॉक्टर को पहचानना चाहिए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अच्छा, एक कॉमन चीज़ है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया। डॉक्टर साहब, डाइट की आपने भी बात की। जी। अच्छा, हमारी डाइट में कोई खास तब्दीली नहीं आती व्हेन इट कम्स टू विंटर या फिर समर सीजन, जी। लेकिन क्या वजह है कि कौन सी आदत हमारी ख़राब हैं या कौन सी डाइट हम ख़राब लेते हैं जिसकी वजह से मैदे की बीमारियाँ होती हैं सर्दियों में? मेरे ख्याल में अगर हम अपनी ज़िंदगी से ये फास्ट फूड निकालें या जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये निकाले, अल्लाह ताला ने ये प्योर पानी दिए हुए है, ठीक है, इसको हम ख़ुद गंदा करके पीते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग डाल के, चीनी, केमिकल्स वगैरह डाल के बड़ा पार महसूस करते हैं कि हमने ये, हालांकि वो जहर होता है। ठीक। दूसरा, हमारे जो खाने हैं ये होटलिंग वगैरह, इसमें इतने केमिकल ज़्यादा मसालेजात होते हैं कि वो जो खुराक है उसको हम खुद ही जहर बना के तो खाते हैं। और फिर वो भी सेम ही, जैसे कि ज़ाहिर है गैस्ट्रोएंटाइटिस का होना या फैटी लीवर जैसे जो है, क्योंकि जितनी भी लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, जी। जो गलत खलिए है उसको बॉडी से निकालना। अब अगर ये खलिए रह जाते हैं किसी वजह से, तो वो जिगर के ऊपर फैटी लीवर के शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये बढ़ता जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के और भी। अच्छा, जिगर की बीमारियां इस वक्त मैं देख रही हूँ वैसे भी कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं। मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जिनकी जो डेथ है वो जिगर की वजह से, जिगर के मसाइल की वजह से हुई है। तो इसकी बेसिक क्या अलामात है, मतलब जिगर का ख़राब होना किस तरह, सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो भूख का न लगना, ठीक है, ये वो टेस्ट महसूस न करना, भूख का न लगना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, क्योंकि अमीनो एसिड एक ऐसा डेवलप होता है बॉडी में, एक हार्मोन है जिसकी वजह से इंसान सोने नहीं पाता। अच्छा, ठीक है। तो ये लेट नाइट जो हमारा सोना है या हमारी जो टाइमिंग है रेस्ट करने का या वर्किंग का, ये इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इंसान को चाहिए कि अपने जो रूटीन है, जिस तरह उसके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के है,
उसमें अपने लिए टाइम निकाल के टाइम पे सोना, टाइम पे खाना और टाइम पे ही अपना जो भी निज़ाम ज़िंदगी है उसमें सर्वाइवल करना, ये करना चाहिए। और रही बात ये, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि जिगर की बीमारियां क्यों बढ़ रही है। जी। इसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि हमारा जो खुराक है वो सारा नाकिस है। एग्जैक्टली। जो भी मतलब अगर हम दालें ले, अगर हम गोश्त ले, चिकन ज़्यादातर जो है वो सारा सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉक्टर वही साहब सॉरी टू कट यू, खतरनाक यहीं है। से हम कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज इकबाल साहब झंग से। परवेज साहब, वेलकम टू सुबह की सोच, अपना सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सर सवाल कीजिएगा। सर सवाल ये है, मैं जंग से बोल रहा हूँ, मेरा नाम परवेज इकबाल है। मैंने कुछ माह पहले अपनी वाइफ का ऑपरेशन करवाया था बड़ा, जी तो जी। उसके अंदर ना रेशा डाल गया था, गंदगी डाल गई थी, तो मैंने उसका दोबारा ऑपरेशन करवाया। अभी तो हाल ही में वो ठीक है, लेकिन उसका मैदा जो है ना वो सेट नहीं रहता। मैं ऐसा क्या करूं, क्या खुराक उसको दूं कि उसका मैदा भी ठीक हो जाए और उसको प्रॉब्लम ना हो। बाकी वो पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन उसका मैदा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक, डॉक्टर साहब। असल में भाई जो आपने बात की है कि ऑपरेशन के बाद मैदा ठीक नहीं हो रहा, ज़्यादा मेडिसिन और एंटीबायोटिक की वजह से जो एंजाइम की सिक्रीशन है वो या कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब रहता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक होगा। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन है बाज़ार में, तो आपने PPI मेडिसिन यूज़ करना है। मुख्तलिफ ब्रांड्स है, एसोमेप्राज़ोल या पेंटाप्राज़ोल के नाम से, वो ये यूज़ करता रहे, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं अजहर हयात साहब कसूर से। अजहर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है, मेरी मामा को मैदे की प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं आपकी बात उनसे करवाता हूँ। जी 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 जी। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और उनको क्या प्रॉब्लम है हमें बताइएगा। हेलो। जी जी, प्रॉब्लम बताइए प्लीज़ अजहर साहब। भाई मेरी मामा से बात करें। जी जी, हम बात कर रहे हैं, आप करवाइए। हाँ जी जी माँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम सर साहब ना मैदा नहीं ठीक करना। के प्रॉब्लम मसला की है? मैदा का गैस बन जाता हो ते फिर ना मेरे एवें अंदर जिवें कोई भी खाना खाओ ना या पानी भी पियो तो एवें बन जाता है भी जिवें ना पैर एवें गल नूं आ जाता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तुसी बस प्रोग्राम तक को जरा असि जवाब लेंदे हैं। डॉक्टर साहब सवाल तो आपने सुन लिया होगा। जी मैंने सुन लिया, कुछ टूटा फूटा। जी 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 जी। असल में इस बीबी को ना आपने बेसिक टेस्ट करने चाहिए। अच्छा। जिसमें एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड हो और साथ में ब्लड के जो हार्मोनल टेस्ट है बेसिक, H पाइलोरी, LFT और ब्लड CP, उसमें पता चल जाएगा कि ये फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं या जिस तरह मैंने अभी इससे पहले कहा कि भूख का न लगना। इस माजी के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लगता तो ये फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको अपने फैटी लीवर का इलाज करना चाहिए। टेस्ट अपने कराने होंगे सबसे पहले। सही है। सुभान सुहेल इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सुभान, वेलकम टू सुबह की सोच। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरा एक्चुअली कोई स्टमक का प्रॉब्लम रहता है टाइमली, और दूसरा ये है कि मेरी ये जो जुबान है और ये जो एरिया है बेसिकली लिप की बैक वाला, यहाँ पे कोई पोर्स बन जाते हैं। अभी मुझे पोर है क्या, उसका काफी पेन होती है, येलोइश पोर हो गया उस तरह। और मैदे का दर्द तो उस तरह नहीं रहता है एज इट इज, बट ये है कि फिर भी टाइमली मतलब इसका प्रॉब्लम रहता है और इसकी वजह से दाने बन जाते हैं मुंह के अंदर। ठीक हो गया सुभान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब वैसे बड़ा प्रिसाइसली अपने उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया। ये इसको कहते हैं ना खुद ही अपने उसको डायग्नोज करना। एग्जैक्टली। बेसिकली इसको इस भाई को तेजाबियत का मसला है। मैदे में जब तेजाबियत अपने हद से बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये गले का इन्फ्लेमेशन होना, या वो कहते हैं ना गले में इन्फेक्शन, इसी तरीके से ये मुंह में चाले बनना, ये तेजाबियत ही की वजह से है। ठीक ठीक। तो इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? इसको ख़त्म ये मुख्तलिफ़ किस्म के
है, एक तो ये अपने डाइट में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक। दूसरा ये कि मोटा गोश्त और चावल बिल्कुल बंद करें ठीक है। और सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह ये खुद ब खुद खत्म हो आसिम, जाएगा। आपने मोटा गोश्त भी नहीं खाना, चावल भी नहीं हाँ, खाना। मुझे लगता है दही जिससे का आपने इस्तेमाल। प्रिसाइसली तमाम तर चीज़ें बताई, आप मोटा गोश्त भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। अच्छा जी, आसिम गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है चिश्तिया से। आसिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मतलब 2-3 साल से ना मेरे मैदे में दर्द थी। अच्छा, अब भी कभी कभी ना मतलब बहुत ज्यादा दर्द शदीद हो जाती है, तो एक राइजिक कैप्सूल खाना पड़ता है, तो साथ जल्ट्रा सीट जो है ना, ये पता नहीं पेन किलर है या क्या चीज है ये। आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है? जी अल्ट्रासाउंड करवाया है, कुछ भी नहीं उसमें आया, कोई चीज नहीं आती, लेकिन दर्द मेरे ना पसली के ना ये बाएं तरफ ना नीचे इधर रहती है। ठीक हो गया। आसिम साहब, आप हमें सुनते दरमियान में रहिएगा, नहीं है, हम आपका जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बेसिकली आसिम साहब को मसला है कोलेसिस्टाइटिस का, जिसका गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो उसमें फ्लूइड जमा हुआ है और वो दर्द करता रहता है। तो ये अगर अच्छी सी जगह से अल्ट्रासाउंड करे और कोई ऑथेंटिक जगह हो जहाँ से ये अल्ट्रासाउंड करे, तो मेरे ख्याल में ये किस्सा सॉर्ट आउट हो जाएगा, या इसको ऑपरेट करना पड़ेगा या मेडिसिन के ज़रिए भी ये जो अगर इसमें कोई कंक्रीशन है या इसमें कोई कैलकुलस है तो मेल्ड होके ये ख़त्म भी हो जाता है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर इस्लाम जंग से। तनवीर, आपका क्या सवाल है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तनवीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जहाँ से भी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, जहाँ से भी एक्सरे करवाता हूँ ना, तो वो छाती पे ना रेशा आता है, छाती पे रेशा। अच्छा अच्छा। आप मेरे भाई, आप स्मोकर हो? आप स्मोकिंग करते हैं? सिगरेट वगैरह खाने के बाद थोड़ी अर्सा के बाद खांसी शुरू तनवीर साहब, आप स्मोकिंग करते हैं? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। ठीक हो जाता हूँ, फिर जो है ना खांसी शुरू हो जाती है। तनवीर साहब, हमें भी सुनिए, स्मोकिंग करते हैं? सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, स्मोकिंग नहीं करता। अच्छा, ठीक। स्मोकिंग नहीं करते। अच्छा, फिर इसका एक ही है कि इस भाई को ना वही मसला आ जाता है कि जो तेज़ाबियत है या जो एंजाइटी है, उसकी वजह से इसके मैदे से जो एंजाइटी या तेज़ाबियत खत्म करने के लिए नहीं, ये जो लंग्स है इसको इफेक्ट करता है। बेसिकली इसको गैस्ट्रिक एलर्जी है। अच्छा। जिसकी वजह से ये खुश्क खांसी और रेशा ज़रूर रहता है। हाँ। और अगर सर स्मोकर हो कोई शख्स और उसको रेशा हो, तो उसकी क्या उसका ये है कि स्मोकिंग तो ऐसी भी बुरी आदत है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ रहे तो? अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर उसका जो है लंग्स में, जिस तरह गाड़ी को देखते हो ना, उसका जो वो हम क्या उसको कहते हैं, इंजन, ये जो धुआं जमा करते हैं साइलेंसर, तो वो कितना गंदा होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह ये धुआं जाके ये जो सिगरेट या जो भी चीज़ चिलम वगैरह जो पीते हैं, सुन रहा वो जाके तो वो लंग्स पे जमा हो जाते हैं, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें जिंक और ये चीज़ें सारे जो बाज़ औक़ात लंग्स के सीए तक ये पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ना करे किसी को भी बड़ा तकलीफ दे होते हैं। लेकिन स्मोकिंग जो है वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपके आने की वजह से ना इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही थी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रूहुल अमीन दुरानी साहब, जो कि आपके सवालात का बड़ी मतलब इन डिटेल जवाब दे रहे थे, और हर शख्स को उन्होंने कम से कम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज जरूर किया। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल समेत हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।